सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, ये हकीकत है कि जब तक इंसान के मुफादात को कोई नुकसान नहीं होता तब तक सब ठीक दिखाई देता है, यानी ठीक रहता है। लेकिन जैसे ही उन मुफादात को ज़रबे लगना शुरू होती हैं तो इंसान अक्सर आपने देखा होगा कि बगावत तक पे उतर आता है। बाज़ औक़ात इंसान अपनी ज़ात के लिए उन लोगों को दोस्त बना लेते हैं, उन लोगों के करीब हो जाते हैं जो किसी वक्त उसके जानी दुश्मन रह चुके हैं, सिर्फ दुश्मन नहीं जानी दुश्मन। और बाज़ औक़ात इंसान ज़ाती मुफाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए अपनी दोस्तों को दुश्मन बना देता है। दोस्तों को दुश्मन बनाने वाली ताज़ा तरीन मिसाल आपको भी कुछ याद आया होगा, नवाज शरीफ साहब की है। यानी जब तक इक़्तिदार में रहे उनको कुछ बुरा नहीं लगता था, उनको ना कोई इदारा बुरा लगता था और ना उस वक्त उन्हें नैब बुरी लगती थी, क्योंकि उनके इक़्तिदार की राह में कोई हायल नहीं था। वो जो दिल चाहता था करते थे, जो दिल में आता था करते थे, क्यों ना करते भाई, सियाह सफ़ेद के मालिक जो ठहरे थे। लेकिन अब लंदन में बैठकर बानी एमक्यूएम पार्ट 2 बनकर अपने ही इदारों के ख़िलाफ़ बाकायदा मुँह से जहर उगल रहे हैं। आज उनको नैब भी बुरी लगती है क्योंकि उनसे उनके किए का हिसाब जो मांग रही है, तो फिर नैब तो बुरी लगेगी ना इन्हें। इनको पाकिस्तानी अदालतें भी जहर लगती हैं क्योंकि उनकी करप्शन पर सज़ाएं सुना रही हैं। अब इसी तरह वो आसिफ अली जरदारी साहब, जिनको मियाँ साहब कभी सबसे बड़ी, आपको याद होगा, बीमारी करार देते थे, आज वो इनके लिए काबिल एहतराम शख्सियत है, बहुत काबिल एहतराम है। यानी कल के हरीफ आज के हलीफ ठहरे। सियासत में ये वैसे कोई नई बात नहीं है। नवाज शरीफ साहब की आंखों को जरदारी साहब आज शायद इसलिए भी अच्छे लग रहे हैं, भले लग रहे हैं, क्योंकि दोनों के दुख शायद मुश्तरक हैं। दोनों पर करप्शन के केसेस भी हैं, ये भी बात मुश्तरक है। ये दोनों हजरात एक ही शख्स से छुटकारा चाहते हैं और उस शख्स का नाम है, आप सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है, इमरान खान साहब। यानी मकसद भी एक है कि छुटकारा भी एक ही शख्स से चाहिए जिसका नाम है इमरान खान साहब। और इसी तरह जरदारी साहब जो नवाज शरीफ साहब से मिलना तक नहीं चाहते थे, आज उनका दिल भी नवाज शरीफ साहब की मोहब्बत में पिघल गया। लेकिन वो क्या कहते हैं, याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफिज़ा मेरा। माजी नवाज शरीफ साहब आप तो भूल सकते हैं, लेकिन हम ना भूलेंगे ना आपको भूलने देंगे। और कौम को बेवकूफ़ बनाने का सिलसिला मेरे ख्याल से अब आपको बंद कर देना चाहिए। ये 2013 नहीं है नवाज शरीफ साहब, जब आप सियाह सफ़ेद के मालिक थे, बाकायदा एक बादशाह सलामत समझते थे ख़ुद को। ये 2020 है और वो क्या कहते हैं, तब्दीली आ चुकी है, तब्दीली। अब आप आवाम की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते, क्योंकि अब पाकिस्तानी कौम माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बाशऊर हो चुकी है, आपकी रग रग से वाकिफ़ भी हो चुकी है। नवाज शरीफ जब अपनी, आपको याद होगा, क्यों निकाला वाली मुहिम पर निकले थे, गली गली सड़कों पर जाकर महल्ले महल्ले पूछते फिर रहे थे कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। और अपने हर जलसे में यही फरमाया करते थे कि इमरान और जरदारी एक सिक्के के 2 रुख हैं, याद कीजिए, ऐसे ही था। ठीक इसी तरह इनकी साहिबजादी मरियम नवाज साहिबा भी आवाम को बाकायदा, वो क्या मैं कहूँ, उस्तानी बनकर, एक उस्तानी की तरह उस्तानी बनकर एक ही सबक पढ़ाया करती थी। मरियम बीबी, आपको वो सबक भूल गया होगा, जिनको पढ़ाया उनको भी याद होगा। अच्छा जी, मरियम साहिबा क्या फरमाती हैं, ज़रा मैं आपको खुद बता देती हूँ। मरियम साहिबा कहती हैं जी कि इमरान जरदारी भाई भाई हैं, यानी जो वोट आप इमरान को डालेंगे वो वोट जरदारी को चला जाएगा, और जो वोट आप जरदारी को डालोगे वो इमरान को चला जाएगा। मरियम साहिबा, आप ये फरमा रही हैं कि इमरान खान साहब को वोट डालना ऐसा ही है जैसे जरदारी को वोट डालना है, और जरदारी को वोट डालना ऐसा ही है जैसे इमरान खान को वोट डालना है। यानी कहने का मकसद ये था कि जरदारी साहब और इमरान खान साहब बाहर से दुश्मन हैं और अंदर से एक दूसरे के साथ हैं, यानी कौम को पागल बना रहे हैं, ये कहना चाहती थी। जबकि इमरान खान साहब तो हमेशा ये कहते रहे थे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इक़्तिदार की बाकायदा बारियाँ लगाई हुई, आज हमारी बारी, कल आपकी बारी, आज हमारी बारी, कल आपकी बारी, और हमने आकर इनकी बारियां ख़त्म कर दी, ऐसे इमरान खान साहब कहते हैं। अब यही बात मरियम साहिबा और नवाज शरीफ साहब को हजम नहीं हो रही। कल कौम को एक सबक याद कराती नहीं थकती थी ये खातून, जिनका नाम है मरियम नवाज साहिबा, कि जरदारी और इमरान अवाम के दुश्मन हैं, अंदर से एक हैं और भाई भाई हैं। लेकिन हकीकत क्या है,
अब खुलकर सामने आ गई, क्योंकि हकीकत ज़्यादा देर छुपी नहीं रहती, हकीकत एक दिन खुलकर सामने आ जाती है। अब दुनिया ने देख लिया कि यही मरियम जो इमरान और जरदारी को भाई भाई बना रही थी, अब उन्हीं के दिल में जरदारी साहब की पार्टी की बाकायदा मोहब्बतें जाग गई हैं, बल्कि कहते हैं इश्क जाग उठे। मरियम उसी जरदारी साहब के बेटे बिलावल से जा मिली। जरदारी साहब उनके साहिबजादे के साथ एक मेज़ पर बैठकर खाना खाती हुई नज़र आती हैं। अब मेरा सवाल है, क्या अब इन्हें वो सबक याद नहीं है जो ये अवाम को पढ़ाती थी मरियम बीबी उस्तानी बन के? जब अपना मुफाद नज़र आया तो सारे सबक भूल गई। इन्हें ज़रा भी बुरा भी महसूस नहीं होता कि जो ये कलमात जरदारी साहब के बारे में बयान कर रही थी उनसे ये साफ साफ मुकर गई हैं। यानी इनकी अपनी शख्सियत पर कितना बड़ा सवालिया निशान लग गया ऐसी हरकत करने से। क्या इन्होंने अपनी शख्सियत को मजरूह नहीं किया? ये कैसे उस शख्स के साथ बैठकर बात करने पर आमादा हो गई जो इनके बकौल इमरान खान का भाई है, यानी अंदर से इमरान खान के साथ और बाहर से दुश्मन। अभी हाल ही में होने वाली ये जो ताज़ा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी मरियम साहिबा ने अपनी शिरकत को यकीनी बनाया। आप सबको याद होगा ये लोग ये सब कैसे कर लेते हैं? आप लोग भी नाज़रीन मेरी तरह अक्सर सोचते होंगे कि कैसे कर लेते हैं ये लोग ऐसे। तो मेरे जहन में इसका जवाब ये आता है कि शायद ये ऐसे कर लेते हैं इस तरह की हरकतें क्योंकि इसको कहा जाता है नज़रिया ज़रूरत। नज़रिया ज़रूरत और नज़रिया ज़रूरत का मतलब क्या है आप सब समझते हैं, और सियासत में तो ये बहुत चलता है। कल जरदारी साहब और उनकी पार्टी से दुश्मनी का इजहार था क्योंकि ज़रूरत उसी बात की थी। आज अपने और वालिद साहब के करप्शन केसेस ख़त्म कराने के लिए किसी सहारे की ज़रूरत है, तो अब उन्हीं जरदारी साहब को नवाज शरीफ का भाई बना डाला। अब भला इनसे कोई कैसे पूछे कि ये तो वही जरदारी साहब है ना मरियम साहिबा जिन्हें वोट डालने से इमरान खान को फ़ायदा होना था। सच ये कि मरियम साहिबा का ये जो चूरन है, चूरन का मतलब समझते हैं नाजरीन, मरियम बीबी का ये चूरन इंतखाबात में एक्चुअली बिका नहीं था, और जो वोट हैं वो बैलेट बॉक्स में अवाम ने डाला और इमरान खान को वज़ीर आज़म बना डाला। वोट ने जहां रास्ता बनाना था वहां पर बना लिया। अब आप जवाब देना कि अब आप किधर जा रही हैं? जरदारी और बिलावल के साथ बैठकें, मीटिंग्स, एक दूसरे पर अंधा एतबार, अंधा एतमाद। अब आप ये फरमा रही हैं कि बिलावल और आप यानी मरियम नवाज पाकिस्तान को ऐसे नहीं छोड़ सकते। क्या अब भी कोई कमी रह गई है मरियम बीबी कि आप मुल्क को मज़ीद दिवालिया करें? क्या अब भी आपको चैन नहीं आया मुल्क का ये हाल करके? और ये बात कि आप और बिलावल इस मुल्क को तन्हा नहीं छोड़ सकते, ये आप इसलिए कह रही हैं ताकि आप अपने वालिद और ख़ुद पर लगे हुए करप्शन चार्जेस से किसी तरह छुटकारा हासिल करने के लिए पीपल्स पार्टी का कंधा इस्तेमाल कर सकें। और एक दूसरे का कंधा इस्तेमाल करने में तो माहिर हैं आप लोग, लेकिन इतनी आसानी से मैं आपको बता दूं आज आपकी जान छूटने नहीं वाली। अब नवाज शरीफ ने जो आग लगाई है ना आपके वालिद मोहतरम लगाई है, इसमें पूरी नून लीग पूरी पार्टी जलती हुई नज़र आ रही है। आपके वालिद मोहतरम तो ये भी कहते हैं कि हम अंधे नहीं हैं, हम बहरे नहीं हैं, हम कोई भेड़ बकरियां नहीं हैं और हमें मज़ीद बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। फिर सवाल ये है कि क्या हम पाकिस्तानी, ये जो अवाम है जो आपको वोट देते थे, जिनको आप कहते थे वोट को इज़्ज़त दो, आप अवाम को बेवकूफ़ समझते हैं? यानी आपके मुताबिक ये जो अवाम है वो बेवकूफ़ है, अवाम अंधी है, अवाम बहरे हैं, या फिर अवाम वो भेड़ बकरी हैं कि अवाम को आपकी कलाबाजियाँ नज़र नहीं आती? आप ही नहीं, आपकी तरह नून लीग के एक और अहम रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक साहब भी कौम को बाकायदा कैसे पागल बना रहे हैं, कौम को कैसे भेड़ बकरियां समझ रहे हैं, ये देखिए ज़रा जी। तो करप्शन के गिले शिकवे करना आपका भी नहीं बनता ख्वाजा साद रफ़ीक साहब। आपका बिल्कुल भी हक नहीं है कि आप इमरान खान साहब से हिसाब लें, जबकि उनको आए हुए अभी सिर्फ 2 साल हुए हैं, लिहाजा उनसे तो किसी किस्म का हिसाब लेना या पूछना बनता ही नहीं है। हाँ, हिसाब उस वक्त लिया जा सकता है कि जब वो अपनी टर्म पूरी कर लें। और दूसरा ज़रा ये बताएं कि आप लोग किस मुँह से इमरान खान से हिसाब मांगते हैं? पहले आप लोग अपना तो हिसाब दे दें। ख्वाजा साहब पर, आप पर तो खुद भी करप्शन के इल्ज़ामात हैं, और जब नैब आपसे पूछती है कि कितना खाया तो आपके पास कोई जवाब नहीं होता। जब आपके कायद से पूछा जाता है कि पैसा कहाँ से आया तो हिसाब देने के बजाय अपनी प्लेटलेट्स का हिसाब देना शुरू कर देते, कितने कम हो गए, इतने ज़्यादा हो गए, इतने कम हो गए, इतने ज़्यादा हो गए। अजीब लोग हैं आप।
और फिर बिलाखिर लंदन चले जाते हैं वो। आप जरदारी साहब से तो पूछ रहे हैं कि आप कितना खाओगे भाई, इसकी बजाय आपको यही सवाल अपने कायद से पूछना चाहिए था कि भाई इतना क्यों खाया कि आज बाहर के होकर रहना पड़ गया, और इदारों को तनकीद का निशाना क्यों बना रहे हो, क्या मकसद है, कौन कह रहा है कि सब करो, पूछना था ना। क्या आप मुल्क दुश्मनी के दाम वसूल करके जेब में भरने के इरादे हैं? ख्वाजा साहब, आपको शुगर मिल्स जरदारी साहब की ही क्यों नजर आती हैं? आपको नवाज शरीफ साहब के लंदन के फ्लैट्स क्यों नजर नहीं आ रहे? हसन हुसैन बचपन में ही अरबपति कैसे बने, आपको ये क्यों नजर नहीं आया? पेट की दो आपके कायद की भी नहीं भरी, वो मुल्क को करप्शन और महंगाई की दोजक में झोंक कर खुद लंदन की फजाओं से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। और वैसे पेट की दोजक से मुझे शहबाज शरीफ साहब का एक बयान याद आ गया, नाज़रीन आपको भी याद आ गया होगा, कि जिसमें वो पेट फाड़ कर दौलत निकालने के दावे कर रहे थे, किसी को सड़कों पर घसीटने जैसे मजाक किया करते थे कौम के साथ। ये ज़रा देखिएगा, याद कीजिएगा। अब शहबाज शरीफ साहब, ये देख रहे हैं आप अंदाज, ये लहजा, ये अंदाज देखें जी, इतनी एनर्जी पता नहीं आती कहाँ से। शहबाज शरीफ साहब, अब अपना नाम आप खुद तजवीज़ कर लें, क्योंकि सड़कों पर नहीं घसीटा ना, बल्कि मुझे वो मंजर याद आ रहा है, नाज़रीन ज़रा आप भी रिकॉल कीजिएगा, जब कौमी असम्बली में जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब ये साथ साथ चलते हुए आ रहे थे और बाकायदा कहके लगा रहे थे। अब कहके कब लगाए जाते हैं? जब कोई बहुत अच्छी बात होती है, बड़ी कोई हंसी मजाक की बात होती है, या शायद जरदारी साहब उनको ये कह रहे होंगे, इस बात पे भी कहका निकल सकता है। उन्होंने कहा होगा कि देखो यार, तुमने तो मुझे सड़कों पर घसीटना था, लेकिन हम असम्बली में देखो साथ इकट्ठे आ रहे हैं। फिर उस पर शर्मिंदगी के मारे शहबाज शरीफ साहब का कहका निकल गया होगा, और जवाब में फिर आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने भी कहके में उनका साथ दे दिया होगा। और साथ देने में जरदारी साहब बड़े माहिर हैं, सब जानते हैं। शहबाज शरीफ घसीटना आखिर किसे कहते हैं ये तो नहीं पता, लेकिन बड़े मियाँ साहब, अफसोस के साथ कहूँगी कि इदारों को बिला वजह सियासत में घसीट रहे, और फिर कहते हैं कि क्यों सियासत में टांग अड़ाते हो, क्यों सियासत में टांग अड़ाते हो, घसीटते खुद हैं। और शहबाज शरीफ साहब को तो शुक्र अदा करना चाहिए कि उनका नाम अब भी शहबाज है, वरना जरदारी साहब के हाथों में हाथ डालकर फिरने पर कौम आपका नाम कुछ भी रख सकती थी। शहबाज शरीफ साहब, आपने तो उनका पेट फाड़ कर दौलत निकालनी थी, और जब वो पेट फाड़ कर दौलत निकलनी थी तो कौम के कदमों में निशावर करनी थी, लेकिन उल्टा आपने और आपके ख़ानदान ने सरकारी खजाने का पेट फाड़ लिया और अपने बैंक अकाउंट्स भर लिए। सलमान शहबाज, हमजा शहबाज, आपके दामाद अली इमरान अरबों खरबों में खेल रहे हैं। कैसे? शायद फिर उसी को मद्देनजर रखते हुए आपने जरदारी साहब को सड़कों पर नहीं घसीटा, और ना ही उनका पेट फाड़ा, ना ही पेट चीरकर लूटी हुई दौलत। क्योंकि असल बात क्या है, क्योंकि कल को बात आपके पेट पर भी आ सकती थी, आपके पेट पर भी आ सकती थी। बड़े होशियार हैं आप लोग। बचत तो खैर, जो बचत है ना, वो खैर आपकी अब भी नहीं हो सकती। आपके धेले की जो करप्शन का हिसाब है ना, वो आपसे होकर रहेगा, याद रखिएगा। और शहबाज शरीफ साहब जो जरदारी साहब के खिलाफ सख्त ज़बान इस्तेमाल करते थकते नहीं थे, वो जरदारी साहब का, यानी जिनको सड़कों पे घसीटना था, जिनका पेट फाड़ कर दौलत निकाल के कौम के कदमों में निछावर करनी थी, वही शहबाज शरीफ साहब उन्हीं जरदारी साहब का हक मांग रहे हैं। देखिए ज़रा किस तरह मांग रहे हैं। अब नाज़रीन, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, आप लोग भी कंफ्यूज होंगे यकीनी तौर पे। एक ही बंदा, एक ही शख्स, वही लहजा, शक्ल भी वही, लेकिन क्या ये वही शहबाज शरीफ साहब जो पहले जरदारी साहब को उनकी करप्शन पे बख्शने को तैयार नहीं थे, सड़कों पे घसीटना चाहते थे, पेट फाड़ कर, पेट चीर कर कौम की लूटी हुई दौलत वापस निकालना चाहते थे और कौम के कदमों में निछावर करना चाहते थे? अब ये वही शख्स जो अब अपने दुश्मन के लिए बाकायदा हमदर्दी कर रहा है और स्पीकर कौमी असम्बली से जरदारी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर मांग रहा है। क्या फरमा रहे हैं कि जी प्रोडक्शन ऑर्डर उनका हक है और उन्हें मिलना चाहिए। और हक कौन मांग रहा है? ये शख्स जिन्होंने सड़कों पर घसीटना था उनको। कौम की लूटी हुई दौलत पेट फाड़ कर भी निकालनी पड़ती तो निकालनी थी, अब ये हक मांग रहे हैं उनका। शहबाज शरीफ साहब, सानिया मॉडल टाउन याद है आपको? सानिया मॉडल टाउन, वजीर आला थे आप पंजाब के, लाहौर में सानिया मॉडल टाउन हुआ था। जो लोग शहीद हुए थे, जिनको पुलिस ने आपके हुक्म पर गोलियां मारी थी, उनके लवाहिकीन के हक की बात की कभी आपने? उनके लवाहिकीन को हक कौन देगा? कौन देगा? आपको सिर्फ उन लोगों का हक क्यों नजर आता है जिनसे आपके मुफादात वाबस्ते हैं? कौम को पागल बनाने का खेल अब बंद कर दें। ये देखें, हाथ जुड़े मेरे आपके सामने। कितना पागल बनाएंगे इस मासूम कौम को, कितना पागल बनाएंगे। आपको कौम की फिक्र नहीं है, आपको सिर्फ अपना लूटा माल बचाना है। और उसके लिए आपके साथ कहूंगी किसी हद तक भी गिर सकते हैं, किसी हद तक भी,
क्योंकि इतनी मेहनत की करप्शन से बनाया हुआ पैसा, अब करप्शन में पता नहीं कितनी मेहनत की होगी इन्होंने, इखलाकियात की धज्जियां उड़ा दी होंगी ना, एथिक्स की, मॉरल वैल्यूज की धज्जियां उड़ा दी। करप्शन मेहनत से की इन्होंने, और करप्शन से बनाया हुआ जो पैसा है इतनी आसानी से कैसे छोड़ा जा सकता है। और शहबाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब को घसीटा तो नहीं सड़कों पर, लेकिन जरदारी साहब इस बारे में क्या कह रहे हैं जब उनसे पूछा गया कि शहबाज शरीफ साहब ने तो आपको सड़कों पर घसीटना था, ये ज़रा सुनिए उनका क्या जवाब था। जरदारी साहब नैब की पेशी भुगत कर बाहर आ रहे थे तो सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि शहबाज शरीफ साहब आपको सड़कों पर घसीटने की बातें करते थे, क्या आपने उन्हें माफ़ कर दिया? तो आपको पता है जरदारी साहब ने क्या कहा, आपने सुना भी कि ऐसा चलता रहता है, सियासत में ऐसे होता रहता है। यानी इतना बड़ा दिल जरदारी साहब आपका, क्या बात है, अपना इतना बड़ा दिल करके आपने शहबाज शरीफ साहब को माफ़ कर दिया। लेकिन आप लोग किसी को माफ़ करने को तैयार नहीं होते हैं। ख़ासतौर पर अगर मैं नून लीग वालों की बात करूं, ये क्या करते हैं जी, वो अदलिया जिसकी वजह से नवाज शरीफ को बाहर इलाज की घर से जाने की इजाज़त मिली, उसी अदलिया को ये लोग मुतनाज़ बना रहे हैं। वो हुकूमत जिसने नवाज शरीफ को पाकिस्तान में बेहतरीन इलाज की सहूलतें फराम की, बाहर भिजवाने का एहतमाम किया, आज ये लोग उसी हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने की तैयारियाँ कर रहे हैं। क्या ये एहसान फरामोशी नहीं है? कैसे आम अल्फाज में खुद गर्जी नहीं कहेंगे? आप लोग ना जरदारी साहब से अगर कुछ सीखना चाहते हैं ना, तो ये सीखिए कि दिल बड़ा कैसे किया जाता है। अपना दिल बड़ा कीजिए आसिफ अली जरदारी साहब की तरह, जिन्होंने आपको माफ़ कर दिया, पेट फाड़ने की बातों पे, सड़कों पे घसीटने की बातों पे, बड़ी बड़ी बातों पे माफ़ कर दिया। इसीलिए तो उन्हें मुफाहमत का बादशाह कहा जाता है। और आप जजेस को कहते हैं, लेकिन हकीकत में आप लोगों के दिल में, आप लोगों के दिलों में बुग़्ज़ है। आप लोगों के दिल हकीकत में बुग़्ज़ से भरे हुए हैं, जो अदलिया के ख़िलाफ़, कौमी सलामती के इदारों के ख़िलाफ़ खूब निकाला जाता है। जब आप बोलते हैं वो बुग़्ज़ निकाला जाता है। आप लोग कहते हैं कि मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं है, लेकिन मरियम साहिबा आपके इसी बयानिए की नफ़ी कर रही थी। आपको याद है नाज़रीन के मरियम साहिबा ने नवाज शरीफ साहब को इमाम तक कह दिया अपना। क्या कहती हैं वो कि जी नवाज शरीफ साहब के हवाले से कि नवाज साहब कहते हैं जी हम अंधे बहरे नहीं हैं, हमें सब नज़र आता है, लेकिन उनकी बेटी को शायद मेरे ख्याल से अंधी अकीदत में कुछ नज़र नहीं आ रहा। मरियम साहिबा आप लोग तो खुद कहते हैं कि इस मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं है, सब बराबर हैं, लेकिन आप तो नवाज शरीफ साहब को रहबर नहीं, कायद नहीं, सीधा इतनी मोहब्बत, इतनी अकीदत, चले माना आपके वालिद मोहतरम है, लेकिन आपने सीधा उस शख्स को इमाम कह दिया। आप जानती हैं कि इमाम किसको कहते हैं? इमाम उसको कहते हैं जिसकी सब तकलीद करें, जिसकी हर बात मानी जाए, जो सीधा रास्ता दिखाए, जिस पर मुकम्मल भरोसा किया जाए, जिसका दामन साफ हो। मैं तो कभी भी नवाज शरीफ को इमाम नहीं कहूँगी। क्या हमारा इमाम वो होगा जिसको अदालतों ने करप्ट करार दिया हो, जिसको सर्टिफाइड बेईमान कहा गया हो, जो इश्तिहारी हो, फरारी हो, जो क़यादत करने की बजाय मुल्क से बाकायदा फरार हो गया, भाग गया, उसको आप इमाम कह रही हैं? होश में आप लोगों में कुछ शर्म, कुछ हया है? आपसे पहले नाज़रीन आपको याद होगा राना सनाउल्लाह साहब भी नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल को, क्या आपको याद है क्या कहते थे? राना सनाउल्लाह साहब ने नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल को हज से ज्यादा अफजल करा था। इस मुल्क में अगर कोई मुकद्दस गाय नहीं है ना, तो नवाज शरीफ तो बिल्कुल मुकद्दस नहीं हो सकते। वो शख्स जो सादिक और अमीन नहीं रहा, उसको इमाम आप ही कह सकती हैं, आप ही बना सकती हैं, कौम नहीं बना सकती। कौम उन्हें मुस्तरद कर चुकी है, क्योंकि उन पर एतबार नहीं किया जा सकता। जिस बंदे पर एतबार नहीं किया जा सकता, आप उसको इमाम का खिताब, इमाम का लक़ब दे रही हैं। अब जो जरदारी साहब हैं वो भी नवाज शरीफ साहब पर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। ये ज़रा देखिए, नवाज शरीफ वो इंसान है जिन्होंने हर एक को धोखा दिया। उन्होंने कौम को धोखा दिया, जिन्होंने अवाम को 3 बार धोखा दिया, उन्होंने अदालतों को धोखा दिया। जरदारी साहब को कई बार कहीं अहम मोड़ पर तनहा छोड़ दिया। जरदारी साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि उनको दोस्त नहीं बनाया जा सकता, उनसे जंग ही की जा सकती है, क्योंकि ये हमारे इदारों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। ये मुल्क दुश्मनी पर उतर आए, ये मुल्क की हसास मालूमात सरेआम लीक कर रहे हैं। ये गद्दारी के ज़ुमरे में आता है। उन्होंने जब जब अपना फ़ायदा देखा, वहाँ उन्होंने दूसरों की गर्दन पर बाकायदा पाँव रख कर सिर्फ अपना फ़ायदा हासिल किया। और जब आपसे हिसाब मांगो तो आप लोग बाकायदा धमकियों पर, तड़ियों पर उतर आते। कैसे लोग हैं आप? ये ख्वाजा साद रफ़ी का क्लिप देखिए ज़रा जी। सुना आपने, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा था कि अपोजिशन पुरअमन एहतजाज करे, वो उनका हक है।
लेकिन कोई कानून हाथ में लेगा तो उसको जेल में डालूंगा। तो क्या गलत कहा ख्वाजा साद रफीक साहब? आपके लीडर तो जेल से वैसे ही फरार हैं, फरारी हैं वो। जेल तो उनकी मुंतज़िर इंतज़ार करी कि कब आएंगे मियाँ साहब। और आपने कहा कि वोट मांगने पड़ते हैं चाहे जितनी हिमायत क्यों ना हासिल हो। कौन सी हिमायत की बातें कर रहे हैं आप? ये भी ज़रा बता देते। नवाज शरीफ साहब की ज़बान बोलने से आप लोगों का यकीन जानिए कुछ बनने नहीं वाला। कुछ बिगड़ सकता है, बन नहीं सकता। आप लोग काम ही ऐसे ना करें, सीधा सा फॉर्मूला है, काम ही ऐसा ना करें कि जेल जाना पड़े। लेकिन आप सब लोग क्या कहते हैं, आदत से मजबूर हैं। और आपकी आदतें आप लोगों की उम्रों के साथ साथ पक्की हो गई हैं। पक्की उम्रों की आदतें कैसे छूट सकती हैं? और दूसरी बात, आप लोगों की नीयत ही नहीं ऐसी आदतें ख़त्म करने की, तो छूट ही नहीं सकती। आप लोग ये जो मजलूम बनने का खेल है ना, अब बंद कर दें। कौम समझ चुकी है आपको, कौम नहीं मजीद पागल बनने वाली, क्योंकि कौम के साथ अब मजीद ये खिलवाड़ नहीं चलेगा, अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद और मेरे साथ मौजूद होंगे जलील शरकपुरी साहब और साबिर शाकिर साहब। वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्लिम लीग नून ने एक बार फिर जिस तरह इदारों के खिलाफ, बल्कि अब तो रियासत के खिलाफ एक खुली बगावत का ऐलान कर दिया है। मुल्क की सलामती के जो इदारे हैं उन्हें रोज़ाना की बुनियाद पर एक इश्तिहारी ने, एक फरारी ने निशाना बनाने की रविश कायम कर रखी है, जिसकी वजह से अब उनको अपनी पार्टी में आपने देखा कि मुखालफत का सामना करना पड़ रहा है। मुस्लिम लीग नून ने अपने ही पंजाब के MPs को निकाल दिया, इसलिए कि उनके ही एक MPA जलील शरकपुरी ने मुल्क की सलामती के इदारों पर तनकीद की हिमायत करने से साफ इनकार कर दिया। तो उन्हें ना सिर्फ पार्टी से निकाला बल्कि मुख्तलिफ अलकाबात से भी नवाजा गया, जो कि बहुत गलत है। प्रोग्राम के शुरू में ही आपने देख लिया होगा। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद है खुद जलील शरकपुरी साहब, मुस्लिम लीग नून के वो रहनुमा हैं जिन्हें नून लीग ने पार्टी से निकालने का नोटिफिकेशन जारी किया, और साबिर शाकिर साहब किसी तारीफ के मोहताज नहीं, सीनियर एनालिस्ट एंकर पर्सन। आपका भी बहुत शुक्रिया साबिर शाकिर साहब ज्वाइन करने के लिए। जलील साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। साबिर साहब आपकी तरफ आने से पहले मैं जलील साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। शरकपुरी साहब, अंदर की कहानी आपसे जानना चाहेंगे। अंदर की कहानी ये क्या है, ये हुआ क्या, मामला शुरू कहाँ से हुआ? बल्कि मुझे याद है कि आप मेरे प्रोग्राम में आए थे जुलाई 2020, ऑलमोस्ट कुछ 3 महीने पहले। सिलसिला तब से शुरू हो चुका था और आपको जब पार्टी की जानिब से कार्रवाई होने के हवाले से मैंने आपसे एक सवाल पूछा था अपने इसी प्रोग्राम में, आप यहीं पे मौजूद थे, तो आपका क्या जवाब था? टीम क्लिप आपके पास होगा, ज़रा चलाइएगा, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। नहीं, कार्रवाई इस पे हो नहीं सकती ना, वो नहीं, कार्रवाई इस पे हो नहीं सकती ना। वो देखिए, गलतफहमी की बुनियाद के ऊपर अगर कोई हमारे मेंबर जज्बाती बात करते हैं। जी, आपने देखा कार्रवाई के हवाले से मैंने शरकपुर साहब आपसे एक सवाल पूछा था और आपने कहा था कि कार्रवाई इस पर हो नहीं सकती, बल्कि आपने उस्मान बुज़दार साहब को 3 महीने पहले भी मेरे प्रोग्राम में यहीं पे बैठ के कहा कि वो शरीफ शख्स है और किसी को शरीफ कहना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप किसी और पार्टी में, आप किसी और सीएम किसी और पार्टी से आप उनकी तारीफ कर रहे हैं तो ये बात भी आपके गले पड़ी, या आपको लगता है कि बेसिक मसला बेसिकली क्या हुआ, शुरू कहाँ से हुआ? ये मसला तभी से शुरू हो चुका था या अब ज़्यादा इसने तूल पकड़ी? जी, असल में तो मसला हमारे ओवरऑल जो रवैयों का मसला है जी, हमारा एक कल्चर गलत बन चुका है जी, जिसे मैं ज़माना तालिब इल्मी से एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है। पॉलिटिक्स क्या है कि एक महल्ले के, एक इलाके के, कम्युनिटी के लोग मिलजुल के डिसाइड करते हैं कि हमारा मेंबर कौन होगा और हमारी नुमाइंदगी कौन करेगा। बहुत अच्छी बात। इसी तरीके से हम पंजाब भर में डिसाइड करते हैं कि हमारा चीफ मिनिस्टर कौन होगा। ठीक है। मुल्क में डिसाइड करते हैं हमारा वजीर आज़म कौन होगा जी। कुछ लोगों ने एक के हक में वोट दिया और कुछ ने एक के हक में दिया, फैसला वो होगा जो अक्सरियत का है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन जब अक्सरियत का फैसला माना जाता है तो अकलियत उनके साथ होती है। इसका मतलब ये नहीं कि उनको हमने नुकेले लगा देना है और जो उसके साथ है वो उनके साथ है। आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है। ठीक है। वो तहरीक इंसाफ के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, मुल्क के वजीर आज़म है। बिल्कुल। बुज़दार साहब चीफ मिनिस्टर है। हमने उनको वोट नहीं दिया, लेकिन अक्सरियत ने उनको वोट दिया है। वो चीफ मिनिस्टर पंजाब है, वो खाली तहरीक इंसाफ के चीफ मिनिस्टर नहीं है। तो इसके लिए ये चीज बना देना कि जिन्होंने वोट नहीं दिया हम नहीं जाएंगे। ताल्लुक रहा है वो पार्टी तो उसको सिलेक्टेड कहती रही, मतलब इलेक्टेड मानने के लिए भी तैयार नहीं होती थी। आप कह रहे पूरे मुल्क के वजीर आज़म में कितना, देखे ना थॉट्स में कितना फर्क है, बाकायदा फर्क नजर आ रहा है। नहीं, ये हाँ। तो कितनी बड़ी ये नाइंसाफी मिजाज की बात है। जब लोगों ने वोट दिया है तो इलेक्टेड है, सिलेक्टेड कैसे हम कह सकते हैं? बिल्कुल मजाक भी नहीं, बल्कि मैं कहती हूँ कम ज़र्फी की इंतहा है। और अगर ये इशारा दिया जाता है कि जी मिलिट्री ने सिलेक्ट किया या एस्टेब्लिशमेंट ने किया, तो क्या वो लोग पुलिस के बंदे, ब्यूरोक्रेसी के बंदे, अदलिया के बंदे और मिलिट्री के बंदे, क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? क्या उनकी राय नहीं है? क्या उनका वोट नहीं है?
हर पाकिस्तानी सोचता है कि बहरहाल वोट तो कौम ने दिया ना, और वोट मिले तो वो सरकारी मुलाजमीन का भी तो वोट उनको सिलेक्टेड करना बहुत बड़ी ज्यादती है। जजेस हैं वो भी वोट डालते हैं। सीधी सीधा मैं सवाल अक्सर पूछती हूँ कि वजीर आजम आप भी तो रहे ना नवाज शरीफ साहब, वो भी 3 बार, तो फिर अगर आपको लगता है कि वजीर आजम बनने का प्रोसीजर ही ये है तो फिर आप भी सिलेक्टेड हुए इस लिहाज से? अगर आप इलेक्टेड थे, नवाज शरीफ साहब को एक अक्सरियत ने वोट दिया था और आज भी ये एक अक्सरियत उनके साथ है। इमरान खान साहब को भी तो अक्सरियत ने वोट, बिल्कुल इमरान खान साहब को भी एक लोगों ने चुना है तो हमें एहतराम करना चाहिए। जी अच्छा, अब आप कहानी बता रहे थे, वहीं से जरा शुरू कीजिए, मामला फिर वहां से तूल पकड़ता चला गया। जी आप अभी तो सिर्फ ये ना कि मेरा जो जाती जो मामला वो ज़्यादा हाईलाइट हुआ है कि अगर बुज़दार साहब के पास मैं गया किसी एक इशू के ऊपर और वो किसी दोस्त का इशू था, मैंने गवर्नर साहब से बात की कि ये मसला है और इनका वो अदालतें उनको हमायत दे रही हैं लेकिन सरकारी महकमे उनको फेवर नहीं दे रहे, तो ये बड़ी ज़्यादती है। तो उन्होंने कहा यार ये चीफ मिनिस्टर का काम है तो मैं आपकी अपॉइंटमेंट करा देता हूँ। ठीक है, गवर्नर चौधरी सरवर साहब ने मेरी अपॉइंटमेंट करा दी। तो जब मैं बुज़दार साहब के पास गया हूँ तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरे साथ उन्होंने एक बिहेवियर किया जो मुझे भी तवक्को नहीं थी कि हम बड़े कमरे में बैठे हैं और MNA मिनिस्टर भी बैठे थे। तो जब मेरी टर्न आई, सबको तो सेक्रेटरी बुलाने आ रहे थे कि जी आप अब आ जाएं, वो 5 मिनट मिलके आ रहे हैं, फिर दूसरे आ जाएं। तो मेरा जब नाम आया तो वो चीफ मिनिस्टर साहब खुद बाहर तशरीफ ले आए और शरकपुरी साहब तशरीफ लाए। तो ये एक बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था और सब देख रहे थे यार चीफ मिनिस्टर ने बड़ा इनको रिस्पेक्ट दी है। तो ज़ाहिर है मेरे दिल के अंदर भी उनके लिए उसी हद तक एक जगह पैदा हुई और मेरी अगर उन्होंने इज्जत की तो मेरी वजह से नहीं की, वो तो कोई MPA की वजह से नहीं, वो तो हजूर शेर रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह जिनके सदके हम फिरते हैं और जिनकी वजह से ही एक सारी मोहब्बतें हैं। तो वो उस कैफियत से कि यार उनके खानवादे से है, तो अगर उन्होंने एक बुजुर्गों के सदके एहतराम किया है तो क्या मैं उनका एहतराम ना करूं? वो एक रिस्पेक्ट का, मोहब्बत का रिश्ता पैदा उसी दिन हो गया। ठीक है। और वहाँ जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने भी बाद में कहा कि आपकी तो बहुत उन्होंने इज्जत की है। मैंने कहा यार मेरी नहीं की, मेरे बुजुर्गों के सदके उन्होंने मेरे साथ मोहब्बत की है। तो बाद में भी कुछ आना जाना किसी ना किसी इशू के ऊपर बाज़-औक़ात रहा है। अब उस वक्त भी माइंड किया गया जी। तो मैंने जो कमेटी मुस्लिम लीग नून ने बनाई, बड़ी रिस्पेक्टफुली मैं उनके पास हाजिर हुआ। राना इकबाल साहब थे जी, इकबाल गुजर साहब थे और तारड़ साहब थे। ठीक है। तो ये 3 रुकनी कमेटी थी, हम उनको पेश होकर बताएं और मेरे अलावा कुछ और लोग अपनी वजह से मिलते रहते, मेरा उनसे कोई तल्लुक नहीं था। उनको भी नोटिस दे भी आप क्यों मिल रहे हैं। अच्छा, मुलाकातों पे बकायदा पेशियां भुगतनी पड़ी हैं आपको जाके सफाइयां देनी पड़ी? मुझे एक दफ़ा बुलाया गया, मैं हाजिर हुआ। मतलब एक दफ़ा भी बुलाया जाए तो आप किसी से मुलाकात नहीं कर सकते। जी आगे प्लीज कंटिन्यू। तो जब उन्होंने मेरे से पूछा जी, राना इकबाल साहब जो साबिक स्पीकर हैं सूबाई असम्बली के, तो मैंने कहा जी ये इशू था और मुझे जाने की ज़रूरत थी। तो वो चीफ मिनिस्टर पंजाब है, कौन सा कानून मुझे रोकता है? तो वो सेटिस्फाइड हो गए कि ठीक है आपकी एक रीज़न थी, लेकिन साथ ही राना साहब ने कहा कि चलो आइंदा ना जाना, इससे इमेज ख़राब होता है। मैंने कहा राना साहब कोई इमेज ख़राब नहीं होता, क्लैरिटी होनी चाहिए। तो मैं तो ये प्रॉमिस नहीं करूँगा, राना साहब हयात हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, और इकबाल गुजर साहब भी मौजूद हैं, अखलाक तारड़ साहब भी मौजूद हैं, तीनों हमारे जो कायदीन हैं वो गवाह हैं। मैंने उसी मीटिंग में उन्हें अर्ज़ कर दिया कि मैं ये प्रॉमिस नहीं कर सकता कि मैं दोबारा नहीं मिलूंगा। हाँ, अगर मुझे कोई ज़रूरत पड़ेगी तो मैं जाऊँगा। आपको पता चले तो आप इस बात को माइंड ना करें, ये बात को गुस्से वाली नहीं है। ठीक। तो बहरहाल उसके बाद भी मेरा आना जाना रहा है। तो अभी जो चीज़ हुई है वो नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया अभी फ़ौरन आया अचानक, जी ज़ाहिर है वो बड़ा सख्ती वाला था। ठीक है। और एक टकराव वाली कैफियत थी। ठीक है। तो एक सहाफ़ी ने मेरे से पूछा कि जी आपका ये नवाज शरीफ साहब के बयानिए के ऊपर क्या ख्याल है? मैंने कहा यार ये गैर मुनासिब है, मियाँ साहब का बयान ऐसे नहीं होना चाहिए था। वो मीडिया पे बात चली और चीज़ ज़्यादा हाईलाइट हो गई और इसके ऊपर राना इकबाल, हमारे जो राना साहब है सूबाई सदर, और बाकी जो सीनियर्स हैं, उनसे अगर किसी ने पूछा कि जलील शरीफपुरी का ये मौक़िफ़ है तो सिंपल बात है यार ये उसका मौक़िफ़ उसी से पूछें। ठीक है। पार्टी का मौक़िफ़ नहीं है। ठीक है। बात आगे नहीं बढ़नी चाहिए थी। ठीक है। तो जब नहीं हम उसका चार्जशीट करेंगे, हम उसको निकालेंगे, भाई इसके ऊपर कौन सी चार्जशीट बनती है? पार्टी कायद है, नवाज शरीफ साहब काबिल इज्जत हैं, काबिल एहतराम है, उनकी किसी एक राय से इख्तलाफ हो सकता है। नहीं, वो शायद ये होगा कि वो अब उनकी बेटी तो उनको इमाम तक कह चुकी है, कहती है वो तो इमाम का दर्जा रखते हैं। देखिए और राना सनाउल्लाह साहब का भी आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि उनका जो उनका इस्तकबाल है वो तो हज से भी ज्यादा अफजल है। तो फिर शायद उनको लगता है कि उनकी कहीं बात पे आप लोगों को लबैक कहना होगा। मैंने ऐसे अल्फाज तो नहीं सुने हुए, अल्फाज वैसे ऑन रिकॉर्ड हैं जी। अच्छा, मैंने नहीं सुने हुए, अगर कहे हैं तो गलत कहे हैं, लेकिन बेटी और बाप का रिश्ता कुछ और तरह का होता है, वो तो हर तरह का एहतराम और मलहूज होता है। लेकिन सियासी कायद के तौर पर
हम उनका एहतराम करते हैं। इमाम तो नहीं ना कह सकते, इमाम का दर्जा क्या होता है आपको भी पता है, इमाम कौन होता है? बिल्कुल हम इमाम कह सकते हैं ना, वो इस पोजीशन में है, काबिल इज्जत जगह पे हैं और हम उनका एहतराम करते हैं, लेकिन इख्तलाफ का हक मैं रखता हूँ और सबको इख्तलाफ का हक देना चाहिए। इख्तलाफ का हक रखते हैं, लेकिन यहाँ से अब एक ये बात ये निकलती है कि इसका मतलब है मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफ के हक की कोई गुंजाइश नहीं है, यानी जो इख्तलाफ करेगा वो फिर आपकी तरह सवालात उससे पूछे जाएंगे। ये सवाल आज ये सवाल कौम के सामने आ चुका है कि क्या सियासी पार्टियों के अंदर डिक्टेटरशिप है या जमहूरियत है। तो जमहूरियत की बात तो यही लोग करते नहीं थकते। अगर जमहूरियत है तो पार्टी के अंदर भी हक दे सबको बात करने का। तो आपने शरफपुर से बड़ा एक अहम सवाल उठा दिया है कि जमहूरियत 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 का लफ्ज़ मैंने जितना नवाज शरीफ साहब के मुंह से सुना है, उनकी बेटी के मुंह से सुना है, तो फिर जमहूरियत पे प्रैक्टिकली साबित करें, अपनी पार्टी से शुरू करें कि जमहूरियत में तो आज़ादी होती है जमहूर को बात करने की, तो आपको आज़ादी नहीं बात करने की। अगर आप इख्तलाफ करेंगे तो फिर आपसे सवाल जवाब पूछे जाएंगे, चार्जशीट और आपको भुगतने पड़ेंगे। जब ये रवैया होगा, कोई बात अगर दूसरी करेगा तो उसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा, तो फिर तो सभी ऐसे बैठे रहेंगे। फिर नवाज शरीफ साहब कहते हैं मैं गुलामी नहीं अख्तियार कर सकता, मैं डिक्टेशन नहीं ले सकता, तो क्या फिर अपने वर्करों से उम्मीद रखते हैं वो डिक्टेशन लें और वर्करों से उम्मीद रखते हैं कि वो गुलामी अख्तियार करें? मियाँ नवाज शरीफ साहब की शायद ऐसी सोच नहीं है, लेकिन नीचे जो राना सनाउल्लाह साहब ने और बाकियों ने जो जल्दबाजी में ये फैसला किया, वो पार्टी के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। उन्हें तहम्मुल से काम लेना चाहिए। मुस्लिम लीग बहुत बड़ी पार्टी है और इसमें मुख्तलिफ ख्यालात के लोग हैं। चौधरी निसार साहब ने जैसे इख्तलाफ किया तो वो भी एक चीज़ मुझे बल्कि याद है शरफपुर साहब, आप माजी में एक बार सऊदी अरब में मिले थे नवाज शरीफ साहब से, और तब भी ऐसा मामला था कि आप अपने मौक़िफ़ पर कायम थे, डटे हुए थे, और आपके मौक़िफ़ की तब उन्होंने आपको डिफेंड किया था जी। उस टाइम पे वो ये मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद ना इसी सवाल का मैं जवाब आपसे लेती हूँ, और भी बहुत से आम सवाल है, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं शरफपुरी साहब। आपका बहुत शुक्रिया दोबारा से ज्वाइन करने के लिए। एक सवाल मैं छोड़कर गई थी, मुझे ब्रेक का कहा गया था, जब आपकी नवाज शरीफ साहब से गालिबन 2002-03 की बात है, 17-18 साल पहले आपकी मुलाकात हुई थी सऊदी अरब में, तब भी आप एक मौक़िफ़ पर डटे हुए थे, उसूल की बात थी, आप उस पर कायम थे, तब नवाज शरीफ साहब ने आपको सपोर्ट किया था, यानी उन्होंने आपके मौक़िफ़ को डिफेंड किया था। हाँ, अब उनके एक बयानिए पर अगर आपको इतराज़ है, जो कि बात ही ऐसी ना कि मुल्क की सलामती के इदारों के खिलाफ अगर वो बोल रहे हैं, जहर उगल रहे हैं, आप उसकी हिमायत नहीं कर रहे, ये आपकी राय है, और कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी उस बयानी की हिमायत नहीं कर सकता, तो उस पर आपको इतने मसाइल का सामना करना पड़ा कि आपने अपनी राय का इजहार क्यों कर दिया? यानी मुल्क की सलामती के इदारों के खिलाफ अगर वो बोल रहे हैं तो आप उनको डिफेंड करेंगे, उनकी हर बात पे लबैक कहेंगे, तो आपका गुजारा, वरना नहीं। अब बस ये बाहर है जी। हाँ, बस ये जो माहौल बनाया गया है, ये अवाम में तो इसको पजीरा ही नहीं मिल रही। और अच्छा, दूसरी स्मार्टनेस का मुजाहिरा उन्होंने क्या किया, बल्कि चालाकी इस लेवल की कि जवाज इस बात को बना दिया गया कि आपकी चूंकि मुलाकात हुई इस्माइल मुज़ार साहब से, तो ये भी इशू है। जी, मुलाकात तो मेरी साल डेढ़ साल से हो रही है। हाँ, और बल्कि मेरे प्रोग्राम में 3 महीने पहले आए थे, तभी आपकी मुलाकात हुई। जी हाँ, ठीक है। अच्छा, ये जो बादशाहियत वाला एक उनसर इनमें पाया जाता है, लाइक के जिस तरह आपने खुद ही कह दिया कि कहने को ये जमहूरी हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लेकिन इनका जो रवैया आपको लगता है कि डिक्टेटर से कम नहीं है। ये आपने नवाज शरीफ साहब की बात करें, जनरल बात अर्ज कर रहा हूँ कि मतलब आपने यही बोला नहीं, सियासी जमातों के अंदर जो है वो भी जमहूरियत पूरी होनी चाहिए। जब आपने मुल्क में जमहूरियत लानी है तो अपनी पार्टी के अंदर भी पूरी जमहूरियत आपकी बात का वही मतलब और इख्तिलाफ राय को एक्सेप्ट करना चाहिए। मतलब आपकी बात, आपने यही बोला ना कि इनके अंदर जमहूरियत नहीं है, ये डिक्टेटरशिप नहीं, वो आपके अल्फाज को मैं पसंद नहीं कर रहा। आप वो अल्फाज मेरी तरफ ना मंसूब करें, मेरे जो अल्फाज यही हैं। ब्रेक से पहले वैसे आपने ये जिक्र किया, आपने डिक्टेटर का नाम लफ्ज़ बोला, और वो चले ठीक है। मैंने यही अर्ज किया कि पार्टियों के अंदर डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं भी यही बात कह रही हूँ कि पार्टियों के अंदर आप कह रहे हैं कि जमहूरियत फिर नजर आनी चाहिए, आपको खिलाफ राय का हक होना चाहिए, और आपको नजर नहीं, तभी आप ये बात कर रहे हैं। और मियां साहब की अपनी तबीयत तो बड़ी मोहब्बत वाली है। मैं पूछना चाह रही हूँ कि ये क्या उनका जो रवैया है या इस तरह की जो बादशाहियत फितरत है, ये उनकी शुरू से है, या अब जाके जरा ज्यादा इस तरह हो गया कि बात बिल्कुल भी नहीं सुनी जाती? मियां साहब की तबीयत तो शायद ऐसी नहीं है, लेकिन आगे जो हमारे बाकी जिम्मेदारान हैं, हाँ, वो शायद यस सर कह के ऐसी बना रहे हैं। अच्छा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई इख्तिलाफ करता है तो उनको नो सुनने की आदत नहीं रही, हम ये समझ सकते हैं। हमारे साथियों ने ऐसी बन गई, हमारे साथियों ने बना दिया ना, जब किसी ने इख्तिलाफ राय रखा नहीं है या अगर कोई बात हुई है तो उसको यसारी का है। हाँ। तो वैसे मियां साहब की तो खैर अक्सर पॉजिटिव कैफियत रही है, कभी ऐसी बात हुई नहीं जिसपे कोई इख्तिलाफ की खास बात आए।
तो अभी मैं समझता हूँ ये एक इशू ऐसा हुआ है जिस पे अक्सर लोग सोच रहे हैं कि मियाँ साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अगर आज एक इशू है और उस पर लोग कह रहे हैं तो वो बात मियाँ साहब की खिदमत में गुजारिश करनी चाहिए, मियाँ साहब तक पहुँचानी चाहिए कि ये जो आपका सख्त रवैया टकराव का बन रहा है ये नहीं होना चाहिए, ये मुल्की मफाद में नहीं है। अच्छा, आपने जो मुल्क की सलामती के इदारों के खिलाफ जो वो बोल रहे हैं और उनका जो सख्त बयानी है उस पर आपने अपनी राय का इजहार किया, पार्टी के जो अंदर के लोग हैं उनमें से किसी ने आपकी इस राय को सराहा या वो उनके बयानिए के साथ? नहीं, देखिए जो हमारे MP हज़रात हैं, जो यार दोस्त पहले जो बातचीत कर रहे थे पहले तो ये कहते यार मियाँ साहब ने ये क्या कर दिया ना, मियाँ साहब को ऐसे नहीं कहना चाहिए था। अच्छा, ये काफी ज्यादा तादाद ऐसे लोगों की जैसे बात कर रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं पूछूंगी, आप ऐसे बता दें, मतलब काफी लोग हैं, ठीक है। तो बाकी पब्लिक के अंदर तो मुझे एक भी बंदा नहीं मिला कि जिसने अभी जब से 6-7 दिन से ये बहस चल रही है टेलीविजन के ऊपर, मुझे तो जो मिलता है पब्लिक की वो कहते हैं आप बात ठीक कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। यानी आपकी बात से मैं ये कंक्लूड कर सकती हूँ कि आपका कहने का मतलब है कि जो लोग आपको पार्टी के अंदर के आपसे आपकी बात होती है पब्लिक के अलावा अलग से बात होती है तो वो उस बयानिए को सपोर्ट नहीं करते नवाज शरीफ साहब के, लेकिन सामने आकर मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं कि यार मियाँ साहब आप ठीक बात कर रहे हैं, आपको कह रहे हैं आप ठीक बात करें, लेकिन लोगों के सामने जाके वो कहते हैं कि मियाँ साहब का बयानिया ठीक है। नहीं, पब्लिक तो आगे नहीं जा रही ना, वहाँ तो हमारे जो MP हज़रात हैं, MNA हज़रात, ज़ाहिर आगे तो रसाई उन्हीं को है, तो उनमें से भी कई जो लोग हैं वो, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ जो MPs हैं, जो कई तो खुला भी कह रहे हैं कि मियाँ साहब ये सख्त रवैया जो है वो ठीक नहीं है, और कुछ ऐसे जो खुला नहीं कह रहे, खुला नहीं कहते, लेकिन आपको बाद में कह रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप आए, आपके बाद। और जलील शरीफपुरी साहब मेरे साथ मौजूद थे, मेरे साथ अब मौजूद हैं खुसूसी नुमाइंदा हमारे सदीक जान साहब। सदीक, आपकी बड़ी खबर आज क्या है? देखें, ये जिस तरह से अब आगे आने वाले दिन हैं और जैसे जैसे एहतसाब का अमल आगे बढ़ेगा, एहतसाब के अमल में आपको शिद्दत नज़र आएगी, आपको ज़्यादा पेशियाँ, ज़्यादा तलबियाँ, आपको ज़्यादा समातें नज़र आएंगी और साथ साथ अपोजिशन के एहतजाज में भी शिद्दत आती जाएगी। जिस रफ्तार से अपोजिशन के जिस रफ्तार से केसेस चलते जाएंगे उसी शिद्दत से एहतजाज भी आपको नज़र आएगा, क्योंकि इन दोनों का आपस में तल्लुक ये है कि अपोजिशन के जिन लोगों के करप्शन केसेस हैं उनकी पूरी कोशिश है कि किसी तरह से पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा माहौल बना दिया जाए कि इदारों की भी तवज्जो और पाकिस्तानी की भी तवज्जो जो है वो एहतसाब से हटकर और उस इंतशार की तरफ चली जाए। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि आखिर क्या वजह है कि अब हमें ज़्यादा नज़र आ रहे हैं केसेस तेज़ी से चलते हुए, ज़्यादा तलबियाँ नज़र आ रही हैं। आपको पता है ख्वाजा आसिफ साहब को तलब किया गया है, कैप्टन सफदर साहब को तलब किया गया है, नून लीग के दीगर रहनुमाओं को, अमीर मकाम साहब को, ये सारे लोगों को अब तलब किया जा रहा है। तो ये एक तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि क्योंकि APC हुई है और अपोजिशन एहतजाज करने जा रही है तो शायद इसलिए जो है वो पेशियाँ और तलबियाँ भी ज़्यादा हो गई हैं। पहले क्योंकि कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा काम मुतासिर था और साथ ही अदालती तातीलात थी। सितंबर के दूसरे हफ्ते में यानी 14 सितंबर से नए अदालती साल का आगाज़ हुआ है, अदालती तातीलात ख़त्म हुई हैं और इसलिए अब आपको केसेस में तेज़ी नज़र आएगी। अभी तो ये 20 एहतसाब अदालतें हैं और जब 120 एहतसाब अदालतें होंगी तो वो बहुत बड़ा गेम चेंजर होंगी पाकिस्तान में और एहतसाब के अमल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी कि आप देखेंगे एक केस जिसकी बारी 15 दिन आती है, अगर वो रोज़ाना की बुनियाद पर सुना जाएगा तो फैसले जल्दी आएंगे। तो अब पाकिस्तान में वैसे तो मौसम अब सर्द होता चला जाएगा, लेकिन एहतसाब का अमल क्योंकि उसमें शिद्दत आएगी और उसमें शिद्दत आने की वजह से अपोजिशन का एहतजाज, इल्ज़ामात, इसमें भी आपको शिद्दत नज़र आएगी। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि आप एहतसाब का जो अमल है वो सुस्त नहीं होगा, वो आपको फास्ट ट्रैक पर नज़र आएगा। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, हुकूमत हो, तमाम इदारे आप ये चाहते हैं कि ये जो एहतसाब का अमल है इसको मंतकी क़याम तक पहुँचना चाहिए ताकि ये जो केसेस में डिले होने की वजह से ज़मानतें मिल जाती हैं और इदारों पे इल्ज़ामात लगते हैं कि जी किसी की करप्शन साबित नहीं हुई, तो ये इल्ज़ामात का सिलसिला बंद हो जाएगा अगर एहतसाब तेज़ी से चले और एहतसाब का अमल कंप्लीट हो, जल्दी समातें हों, जल्दी फैसले आएँ। जिसकी करप्शन नहीं होगी वो बरी हो जाएगा और जिसने पैसा लूटा होगा उसके खिलाफ फैसले आ जाएंगे। तो ये अब आप देखेंगे कि जिस रफ्तार से केसेस आगे बढ़ेंगे, यानी सदीक हम कह सकते हैं कि अभी आने वाले जो 4 महीने हैं वो बहुत अहमियत के अहम है और ये कि ना हम शख्सियात के सियासी मुस्तकबिल का फैसला होने जा रहा है। देखिए उसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो ये हैं आसिफ अली जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि इनके जो केसेस हैं वो अगर जल्दी समातें होती हैं तो अगले 4 माह में इनके फैसले आ सकते हैं। जरदारी साहब के कुछ केसेस जो हैं उनमें गवाह कम हैं, उसमें जल्दी फैसले आ सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब का भी अगर जिस तरह से पनामा केस चला उस तरह से चले तो उनका भी फैसला जल्दी हो सकता है क्योंकि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है। और इसके अलावा मौलाना फजल रहमान साहब, उनके खिलाफ भी तहकीकात जारी हैं। नवाज शरीफ साहब
तीन केसेस में वो मफरूर हैं, एक में वो इश्तिहारी हैं। तो जिन 3 में वो मफरूर हैं उन तीनों में भी उनको इश्तिहारी करार दिया जाना है। तो जब वो इश्तिहारी हो जाएंगे तो फिर उनके जो आने के इम्कानात हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। तो अगले 4 माह में बहुत सी शख्सियात के सियासी मुस्तकबिल का फैसला होने जा रहा है। और शहबाज शरीफ साहब के भी जो 3 केसेस इंतहाई खतरनाक है सदीक, जरा इस हवाले से भी बता दें। देखिए शहबाज शरीफ साहब के 3 केसेस हैं, एक आमदन से ज़्यादा असासों वाला केस, और एक ये जो इनके बच्चों के असासों की जायदादें और टीटीज जो आई हैं, जो बाहर से पैसा आया है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात हैं, और तीसरा जो है वो सानिया मॉडल टाउन है। उस हवाले से भी अक्टूबर के अंदर अंदर समाअत होनी है और JIT को जो लाहौर हाई कोर्ट ने काम से रोका हुआ है उसके हवाले से फैसला होना है। और अगर JIT को काम करने की इजाज़त दे दी जाती है तो वो भी शहबाज शरीफ और शरीफ खानदान और मुस्लिम लीग नून के लिए खतरनाक केस साबित हो सकता है। ठीक है, सदीक जान मेरे साथ मौजूद है। सदीक जान आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ फिज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज़, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआ में याद रखिएगा, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।